चलिए तो स्वागत है आप सभी का आज मॉर्निंग सेशन में। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है, हम पिछले करीब करीब 1.5 पौने 2 महीने से हर दिन यहाँ पर आते हैं। हर दिन यहाँ पर हम वो चीजें सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो चीजें हमारे परिवार को, हमारे जीवन को सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मेरे गुरु के द्वारा वाग्भट्ट जी की मुझ तक आई है, वो बातें आप सब अच्छे से समझ पा रहे हो और उनको आप अच्छे से जीवन में आचरण में ला रहे होंगे। साथियों, यहाँ पर कही गई हर बात शायद बहुत सारे भाई बहनों ने जिंदगी में पहली बार सुनी है, और मुझे नहीं पता मेरे बाद ये बातें आप लोगों को कोई और समझाएगा कि नहीं समझाएगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है विष मुक्त रोग मुक्त समृद्ध भारत अभियान, इस अभियान को लेकर हमने जो आजाद नाम का कोर्स डिजाइन किया है, वो कोर्स वाकई में अपने आप में एक विशेष है। यहाँ पर वो बातें सिखाई जाती है जो 3,500 साल पहले, 3,000 साल पहले जो वाग्भट्ट ऋषि हुए हैं, उनके माध्यम से जो ग्रंथों में लिखी गई है, जो सेहत को 100 साल तक आसानी से ठीक रख सकती है, ऐसी बातों को हम यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें आप सीख कर अपने परिवार को 100 साल तक तो आराम से जिंदगी दे सकेंगे। इस अपेक्षा के साथ ये बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। और आपको पता है पिछले 1.5 2 महीनों, 1.5 पौने 2 महीने में हमने इतनी सारी बातें सीखी है, मैं रिवीजन भी नहीं दे पाऊंगा, इतनी सारी बातें सीख ली है। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दिनचर्या के बारे में। सुबह उठने से लेकर रात सोते समय तक हमारे जो एक्शन होने चाहिए, हमारी जो क्रिया होनी चाहिए, वो कैसी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसी उसी विषय को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, कल हमने जो समझा था कि हम उठने के बाद हमें उषापान करना है, और उषापान के बाद हमें मॉर्निंग वॉक करना है। मैंने कल ये बातें आप लोगों को कही थी, अब मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय उसमें ज्यादा जाएगा। मुझे आगे बढ़ना है और बहुत सारी बातें आप लोगों को कुछ कम दिनों में सिखाने का प्रयास करना है। तो साथियों, जो हम दिनचर्या में हमने कल जो समझा था कि मॉर्निंग वॉक के बाद हमें ठंडा पानी बदन पर लेना चाहिए अगर हम बहुत मतलब पसीना हमें आता है तो। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं। मैंने कल कहा था आप लोगों को कि व्यायाम और प्राणायाम ये दो विभिन्न बातें हैं। व्यायाम जो होता है वो शरीर का होता है, और प्राणायाम जो होता है वो आत्मा का होता है, हमारे प्राण का होता है। और दोनों जब तक हम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कभी सुना होगा, कभी समझा होगा कि कोई बॉडी बिल्डर है, बहुत जिम करता है, बहुत बड़ा पहलवान है, और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अभी मेरे हिसाब से पिछले 3 महीने पहले ही बात है, पूना की घटना है शायद। और वो महाराष्ट्र केसरी पुरस्कार प्राप्त एक बहुत बड़ा पहलवान था, एक लड़का। 30, मेरे हिसाब से 30 के आसपास उसकी उम्र रही होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप गूगल करेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। 30 के आसपास का लड़का, महाराष्ट्र केसरी जो पहलवान था, उसको कोई हरा नहीं सकता था, इतनी उसमें ताकत थी, लेकिन वो हार्ट अटैक से मर गया साथियों। आपने ऐसे कई एक्टर देखे होंगे, कई हीरो अभिनेता देखे होंगे या अभिनेत्री देखी होगी कि जो बहुत जिम में जाते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन हार्ट अटैक से मर गए। बॉडी बिल्डर थे अच्छे खासे, हार्ट अटैक से मर गए। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि हम शरीर का व्यायाम करने से सशक्त हो नहीं सकते, हमें प्राण का भी व्यायाम करना होगा। शरीर का व्यायाम करेंगे तो शरीर मजबूत होगा, लेकिन प्राण का व्यायाम करेंगे तो प्राण भी मजबूत होगा। और मैंने कल भी कहा था कि प्राण के बिना शरीर मिट्टी है, कोई वैल्यू नहीं है उसको, क्योंकि बिना प्राण का शरीर, मैंने कल भी कहा था कि 2 4 घंटे 6 घंटे के बाद लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको जलाने में या दफनाने में ही विश्वास रखते हैं।
तो प्राण का उतना ही महत्व है जितना बॉडी का है, और जितना बॉडी का है उतना ही प्राण का है। इसलिए दोनों चीजों के हमें व्यायाम करने चाहिए। और मॉर्निंग वॉक अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये एक व्यायाम तो हमारे शरीर का थोड़ा बहुत हो जाता है। उसके बाद में आप अगर सूर्य नमस्कार, जो 12 स्टेप के सूर्य नमस्कार है, वो अगर हर दिन 50 से 100 लगाते हैं तो फिर आपको दूसरा कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, बाकी उनसे व्यायाम वगैरह नहीं हो सकता है या समय की कमी है, तो उन्होंने प्राणायाम जरूर करना चाहिए। बड़ी मसल्स हमारे ज्यादा बड़े बड़े ना हो, बड़े मसल्स हमारे ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन हमारा अगर प्राण स्ट्रांग है तो हम जिंदगी लंबी जी सकते हैं। तो प्राणायाम में मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं, वैसे तो 7-8 पॉइंट है इसमें प्राणायाम में, लेकिन 30 मिनट में आपको कम से कम 3 जो स्टेप है वो कंप्लीट करने चाहिए। 3 जो प्राणायाम है वो करने ही चाहिए, कंपलसरी करने चाहिए। और उसमें पहला आता है भस्त्रिका। अगर किसी ने लिखा, मतलब डायरी पेन रखी है तो लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये बातें आसान होगी अपने जीवन में पालने के लिए। पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। मिनिमम 10 मिनट आपको भस्त्रिका करना चाहिए। उसके बाद में आता है कपाल भाती। इसको कोई कपाल भारती बोलता है, लेकिन ये कपाल भाती होता है। कपाल भाती, ये जो दूसरा प्राणायाम है साथियों, ये बहुत बेहतरीन प्राणायाम है। हमारे अंदर के सभी ऑर्गन को बहुत ही बेहतरीन काम दिलाता है, हमारे जठर को, पेट को, पेट की आंतों को, किडनियों को। ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है। तो हमें भस्त्रिका करना है। सबसे पहले भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका कैसे होता है ये आप यूट्यूब पर जाएंगे, और भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं ये अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही डिटेल्स में दिखाया जाएगा। मैं आज आपको दिखाऊंगा नहीं, बस सिखाऊंगा कि भस्त्रिका का क्या फायदा है, अनुलोम विलोम का क्या फायदा है, और कपालभाति का क्या फायदा है। तो साथियों पहले भस्त्रिका का स्टेप आता है। सबसे पहले करना है तो भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका मतलब क्या होता है? तेज नाक से सांस लेना होता है, जोर से सांस, लंबी सांस लेना है, और फिर उसको धीरे से बिना ताकत लगाए छोड़ना है। बहुत सिंपल है, बहुत कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। कई सारे भाई बहन साथी करते भी होंगे आप में से। तो इसमें करना ये होता है कि आपको लंबी सांस लेना है और इसको हल्के से छोड़ना है। लंबे से ताकत से लेना है, हल्के से बिना ताकत से छोड़ना है। ताकत से लेना है, ताकत से छोड़ना है, बिना ताकत, मतलब ताकत से लेना है, बिना ताकत का छोड़ना है। इस तरह से आपको भस्त्रिका करना है। इसका 3-3.5 मिनट का एक स्टेप, फिर और बीच में थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से दूसरा स्टेप, फिर से तीसरा स्टेप। तो इसको कहा जाता है भस्त्रिका। अब इससे क्या होगा जब आप ये मॉर्निंग में करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरज उगने से पहले अगर हमारा प्राणायाम होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। सूरज उगने से पहले अगर हम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है हवा में बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि पूरी दुनिया सोई रहती है, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा नहीं होता है मॉर्निंग में। हवा में ऑक्सीजन बहुत सारी फैली हुई होती है। दूसरी बात ये भी होती है कि साथियों, हमारे भारत देश में या दुनिया के जो भी वाहन चलते हैं, वाहन ट्रकें होंगी, बसेस होंगी, सब सब रात में रुकी हुई होती है, तो प्रदूषण बहुत कम होता है हवा में, तो ऑक्सीजन बहुत शुद्ध होता है। तो ऐसे समय में अगर हम प्राणायाम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। वैसे प्राणायाम आप दिन उजाड़ने के बाद भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। हाँ, फायदा थोड़ा कम होगा लेकिन फायदा जरूर होगा। लेकिन मॉर्निंग में करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? हम भस्त्रिका अगर करते हैं तो सांस को बहुत स्ट्रांगली अंदर लेते, बहुत ताकत से अंदर लेते हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे और इसकी अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे ये लाइव सेशन होना चाहिए था और वीडियो चालू रखना चाहिए था, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको थेरोटिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ। जरूरत पड़े तो मैं कभी प्रैक्टिकल का वीडियो डाल के आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को
आसानी हो। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप जाकर वहां से सर्च कर सकते हैं। तो भस्त्रिका का जोर से सांस लेना है। जब आप सांस को जोर से लेते हैं तो ध्यान रखना, जो लोग नए होंगे उनको 2 4 10 बार सांस को जोर से लेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। चक्कर क्यों आएंगे? क्योंकि आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क जो है वो कमजोर है। क्योंकि जब सांस जोर से आप लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है ना, वो फास्टली आपके ब्रेन तक जाता है, फास्टली आपके फेफड़े तक जाता है, फास्टली आपके बॉडी में जाता है। तो इसके कारण से आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा यार चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो चक्कर नहीं होते हैं। वो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमारा ब्रेन जो है वो उसको सह नहीं पाता है। जिस दिन आप ये चक्कर आना बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत, आपका ब्रेन और आपका शरीर स्ट्रांग होते जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी में जाता है तो बॉडी जो है वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देती है। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हमारी मतलब प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, हमारी काम करने की क्षमता बढ़ेगी, हमारे हर चीज में क्षमता बढ़ेगी हमारे। ये भस्त्रिका करने से होगा। उसके बाद में आता है साथियों कपालभाति। कपालभाति का मतलब क्या होता है? इसमें हमें सांस बाहर छोड़ने के लिए ताकत देना पड़ता है। हमारा जो पेट होता है, हम हल्की सी सांस लेंगे और पेट में भरेंगे और उसको मतलब झटका देकर उसको बाहर फेंकेंगे। आपने कपालभाति कभी, रामदेव बाबा का चैनल ओपन कीजिए, आपको पता चलेगा। वो स्ट्रोक देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। आप वहां पर देखेंगे यूट्यूब पर जाकर तो आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, हल्का सांस अंदर लेना है। देखिए, ये दोनों विपरीत है, दोनों एक दूसरे से विपरीत है पूरा। पहला जो मैंने बताया आपको भस्त्रिका, इसमें सांस लेने में ताकत लगानी है, और कपालभाति में सांस छोड़ने में ताकत लगानी है, लेने में ताकत नहीं लगानी है। जबकि पहले में लेने में ताकत लगानी है, छोड़ने में ताकत बिल्कुल नहीं लगानी। ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। तो कपालभाति में क्या करना है, हम लोगों को सांस जोर से झटका देकर बाहर फेंकनी है, पेट को झटका देना है, और पूरे शरीर के अंदर का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है हमें वो पूरा का पूरा बाहर फेंक देना है। इसमें भी हम 3 3 मिनट के, 3.5 3 मिनट के मिनिमम 3 सेट करेंगे तो 10 मिनट हम आराम से कर लेंगे। और हर सेट के बाद सूक्ष्म व्यायाम आता है, वो सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है, ताकि शरीर के अलग अलग अंगों के कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर पाए। तो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कैसे करने हैं, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जरूरत पड़े या मुझे समय मिले तो मैं इसके भी वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर डालूंगा। चलिए, तो आशा है अब इसका फायदा क्या क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि शरीर के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड ताकत से हम बाहर फेंक देते हैं, तो जहां जहां खाली जगह होती है ऑक्सीजन वहां पर भर जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं, जब हम स्ट्रोक देते हैं तो वो ऑर्गन का एक्सर्शन होने के कारण अंदर के जो ऑर्गन है हमारे, जो बाहर के नहीं है, क्योंकि शरीर बाहर का व्यायाम से हमारे बाहरी शरीर का व्यायाम होता है, लेकिन अंदर के जो हमारे ऑर्गन है, किडनी है, फेफड़ा है, हार्ट है, लिवर है, इन सब का व्यायाम होता है वहां पर। और उसमें प्राण भरे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और प्राण उसमें बहुत अच्छे से भरे जाते हैं, तो उसकी लाइफ बढ़ती है। इसलिए हमें क्या करना है, इस तरह से कपालभाति को हम लोगों को मिनिमम 10 मिनट करना है। ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 2 घंटे भी कपालभाति करते हैं, सिर्फ कपालभाति करते हैं। या फिर 3 घंटे प्राणायाम करेंगे 4 से 7 तक, तो 1 घंटे वो भस्त्रिका करेंगे, 1 घंटा कपालभाति करेंगे, 1 घंटा अनुलोम विलोम करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये दूसरा है हमारा कपालभाति। और तीसरा इसमें आता है साथियों, वो होता है अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम क्या होता है, ये अनुलोम विलोम के भी 2 3 स्टेप होते हैं। कपालभाति का एक स्टेप होता है, भस्त्रिका के भी 2 3 स्टेप होते हैं, वैसे अनुलोम विलोम के भी 2 3 स्टेप होते हैं। तो अनुलोम विलोम को किया ऐसे जाता है कि दाएं, मतलब जो हमारी लेफ्ट नाकपुड़ी होती है उससे सांस को अंदर लेना होता है, और राइट नाकपुड़ी से बाहर छोड़ना होता है, और राइट से लेना होता है, लेफ्ट से छोड़ना होता है। ध्यान से सुनिए।
आप राइट से लेंगे तो लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे, ये एक स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है राइट से लेंगे राइट से ही छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, ये दूसरा स्टेप होता है। और तीसरा स्टेप होता है कि हम राइट से लेंगे, उसको बीच में दबा कर रखेंगे जब तक हमारा दम ना घुटता हो। यानी कि आपकी जो क्षमता है, अभी मैं अगर दम अपना पकड़ के रखूं तो मैं 1 मिनट तक, 1.25 मिनट तक, 1.5 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता हूं। तब तक उसको रोक के रखना है। अगर लेफ्ट से लिया था तो राइट से छोड़ना है, फिर से 5 सेकंड उसको रोक कर रखना है, फिर से सांस को लेना है, 1 मिनट तक रोकना है, फिर से उसको लेफ्ट में, राइट में लेकर लेफ्ट में छोड़ना, लेफ्ट में लेकर राइट में छोड़ना, लेकिन उसको तब तक रोक के रखना है जब तक आपका दम ना घुटे। ये तीसरा स्टेप होता है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है साथियों, आपको पता होगा या नहीं पता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा लेफ्ट जो नाकपुड़ी होती है, हमारी लेफ्ट जो हमारे नाक का होल होता है, ये होता है चंद्र नाड़ी। और राइट की जो नाड़ी होती है, ये होती है हमारी सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी जो होती है चंद्र जैसी शीतल होती है, और ये एक दूसरे के ब्रेन, हमारे शरीर में, मैंने आप लोगों को जो डीएमआईटी का हमारा क्लास चलता है उसमें बहुत बार बताया हुआ है, हमारे शरीर में दो दिमाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट, यानी कि हमारी जो सूर्य नाड़ी है उससे कनेक्ट होता है, और हमारा राइट ब्रेन जो है वो चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नाकपुड़ी से कनेक्ट होता है। चंद्र नाड़ी जो होती है ये शांत होती है, चंद्र जैसी। आपको पता है ना, चंद्र मतलब क्या? शीतल, शांत, जो पानी आकर्षित करता है। और सूर्य मतलब क्या? गर्म, आग, जो उष्णता को आकर्षित करता है। तो हमें अपने दिमाग को, हमारे जो दो ब्रेन हैं, वैसे तो दो ब्रेन में 5-5 अलग अलग लॉब्स होते हैं जो मैं डीएमआईटी के क्लास में बताता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर जो बता रहा हूं आप लोगों को, ये हमारे शरीर शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूं। तो हम लेफ्ट नाकमुड़ी से जब सांस लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो हमारा राइट ब्रेन अगर एक्टिव होता है तो हमारा दिमाग जो होता है वो शांत होता है। और जब हम राइट से, मतलब सांस लेते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो इससे हमारा दिमाग ज्यादा चलता है, एक शांतता रखता है, एक ज्यादा काम करता है, एक लॉजिकली काम करता है, एक एग्जीक्यूटिव काम करता है। तो साथियों दोनों ब्रेन हमारे बैलेंस हो जाते हैं अगर हम अनुलोम विलोम करेंगे तो। और अनुलोम विलोम जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति का बहुत प्रभाव होता है अपने जीवन में, अच्छा प्रभाव। वो कंट्रोल कर पाता है, परिवार को कंट्रोल कर पाता है, जीवन को कंट्रोल कर पाता है, या अन्य सभी घटनाओं को कंट्रोल कर पाता है, अपने काम पे कंसंट्रेशन कर पाता है। आपने देखा होगा ना, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको थोड़ी भी कोई काम में तकलीफ हो जाए तो वो टेंशन में आ जाते हैं, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसी कई सारी नाटकबाजी करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जो व्यक्ति अनुलोम विलोम करेगा, उसके दोनों ब्रेन के 10 लॉब जो है वो पूरी तरह से अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके कारण से उस व्यक्ति को जीवन में तकलीफें ज्यादा नहीं आती है, उसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी होगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता बहुत अच्छी होगी, वो किसी भी समस्या को समय पर ध्यान से सुलझा पाएगा। सामने वाले व्यक्ति ने अगर कोई गलत सलत बात बोल दी तो उस व्यक्ति को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। ये कब होगा? जब उस व्यक्ति ने अनुलोम विलोम का प्राणायाम किया होगा। तो इसीलिए साथियों हम लोगों को मिनिमम 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो इस तरह से हमें 3 प्राणायाम मिनिमम डेली करने चाहिए मॉर्निंग वॉक के बाद। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि विस्तार में जाऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो साथियों सुबह उठने के बाद पहली क्रिया मैंने बताई आप लोगों को, उषापान करना है। उषापान के बाद आपको प्रेशर आएगा, पेट साफ होने के बाद में आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक के बाद आप लोगों को आधा घंटा मिनिमम प्राणायाम करना है। इसको आप 1 घंटे कर सकते हो। बाकी और भी स्टेप है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, उज्जाई है, अग्निसार है, बहुत सारी चीजें आती है इसमें। तो मैंने अभी 3 जो बताई आप लोगों को, ये कम कम से कम ये 3 करना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा होता है हमारे शहर सेहत के लिए। तो बढ़ते आगे। अब हो गया आपका प्राणायाम, यानी कि आपका मॉर्निंग का मतलब पानी पी लिया आपने,
उषापान कर लिया, उसके बाद में मॉर्निंग वॉक हो गया। अभी आपने क्या किया, प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम के बाद आपको क्या करना है, स्नान करना है। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, दिनचर्या में अगला जो टॉपिक है हमारा वो स्नान है। अभी आप बोलेंगे सर मैंने पहले तो स्नान कर लिया। नहीं, पहले सिर्फ मैंने आपको पानी स्नान मतलब पानी शरीर पे लेने के लिए कहा था, स्नान करने के लिए नहीं कहा था। स्नान कोशिश कीजिएगा प्राणायाम के बाद, व्यायाम के बाद। अगर आप व्यायाम भी करते हो ना, आप मॉर्निंग वॉक के बाद व्यायाम कर लेना है आपको, उसके बाद में प्राणायाम करना है। लेकिन आपके शरीर में अगर पसीना आ जाता है व्यायाम के बाद भी, तो यानी कि मॉर्निंग वॉक और व्यायाम एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो शरीर का ही एक्सर्शन है। तो उसके बाद में आपको अगर पसीना आ जाए तो आपको पानी ले लेना है शरीर के ऊपर। नहाना नहीं है, सिर्फ पानी लेना है, शरीर को ठंडा करना है। उसके बाद में आपने प्राणायाम करना है। प्राणायाम के बाद आप स्नान कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं प्राणायाम के बाद स्नान? क्योंकि शरीर के रोम रोम आपके शुरू हो जाते हैं प्राणायाम के बाद। और ऐसे समय में अगर आप स्नान करेंगे तो आपका पूरा शरीर बहुत ही बेहतरीन तरोताजा महसूस करेगा। आई होप मेरी बात आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो साथियों, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अभी स्नान करना है। तो स्नान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्नान मतलब क्या होता है? हम बात करने के लिए, हम नहाने के लिए जा रहे हैं। तो नहाने के लिए जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हम जहर से नहा रहे हैं। हम जो है वो छठे तत्वों से स्नान कर रहे हैं। मुझे जहां तक मेरा मानना है, वहां तक जितने लोग भारत देश में रहते हैं, इसमें से 95% मानूंगा मैं, 95% लोग सोप से नहाते हैं, किसी साबन से नहाते हैं। और साबन जो बना हुआ होता है ये साथियों जहर से बना होता है, केमिकल से बना हुआ होता है। और मैं बहुत दिनों से आप लोगों को एक ही चीज कह रहा हूं कि छठा तत्व जहां पर आएगा वहां पर जीवन का सत्यानाश होगा। और जो साबन होता है जिससे हम नहाते हैं, ये छठा तत्व से ही बना हुआ होता है, केमिकल से ही बना हुआ होता है। आप अगर केमिकल से स्नान कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्किन डिजीज से और अलग अलग बीमारियों से बचा नहीं पाएगी। क्यों बचा नहीं पाएगी, क्यों डिजीज होगी, उसके पीछे का मैं थोड़ा साइंस बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। साथियों क्या करिएगा, सबसे पहले तो आपको एक बात समझना जरूरी है कि जो नहाने के सोप होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं। ये बातें शायद आप लोगों ने इसके पहले कभी सुनी है कि नहीं सुनी है, मेरे अलावा किसी और ने बताई है कि नहीं बताई, मुझे पता नहीं है। तीन कैटेगरी होती है साबन की, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक होता है कार्बोलिक सोप, एक होता है टॉयलेट सोप, और एक होता है बाथ सोप। ध्यान से सुनिए, ये बातें आपने कभी सुनी नहीं होगी। बाथ सोप, कार्बोलिक सोप और टॉयलेट सोप, इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोलिक सोप की। कार्बोलिक सोप मतलब क्या? जिसका TFM, टोटल फैटी मटेरियल, उसके ऊपर लिख कर आता है। आप अभी आप जो जिस साबन से नहा रहे हो, जो साबन आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आप उसका ऊपर का रैपर लीजिए। जब आप नया साबन लेते हैं तो ऊपर के रैपर पर लिखा हुआ होता है TFM, टोटल फैटी मटेरियल। उसमें परसेंटेज आता है। कार्बोलिक सोप जो होता है उस पे लिखा होता है 60%। टॉयलेट सोप जो लिखा होता है उसमें होता है 60+, यानी कि 61 से 74%, यानी कि 74%, ये होता है टॉयलेट सोप। इसमें अगर 65% भी आएगा, 70% भी आएगा, 72% भी आएगा, 74% तक जो होता है वो होता है टॉयलेट सोप। और 75% से अबव जो है, यानी कि प्लस 75% है, फिर उसमें 75, 76, 78, 80, कुछ कुछ जो होते हैं वो 85% तक दे सकते हैं। 100% नहीं होता है। 100% डालेंगे उसमें अगर टोटल फैटी मटेरियल, तो वो बनेगा ही नहीं, साबन ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें बाकी चीजें भी डालनी पड़ती है। सिर्फ आटे से रोटी नहीं बनेगी, आटे के साथ पानी भी मिलाना पड़ेगा, वैसे ही ये होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है।
तो टोटल फैटी मटेरियल जो बोला जाता है ये 75% से 80% मैक्सिमम होता है। आप एक बार इस साबुन को पढ़िए जो आप स्नान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कार्बोलिक सॉप जो होता है जिसमें 60% टीएफएम होता है, ये जानवरों को स्नान करने के लिए वो इस्तेमाल करे, ये गवर्नमेंट के कानून है। जिस गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया हुआ है, ये भारत की टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये साबन जो है ये भारत की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये विदेशी टेक्नोलॉजी है। जिन देशों में, मैंने बहुत बार बोला है कि जहां पर कोई कुदरती चीजें है ही नहीं, कोई आयुर्वेद है ही नहीं, तो वहीं पर ऐसी ऊट पटांग चीजें करनी पड़ती है। अब आपको पता है जहां पर 8 महीने बर्फ पड़ेगी वहां पर कोई वनस्पति नहीं होती है, कि कोई पेड़ पौधे वहां पर नहीं होते, कोई आयुर्वेदिक वहां पर नहीं होता है, तो उन लोगों को केमिकल से ही ये सब चीजें करनी पड़ती है। थोड़ा क्रम हमारा गलत हो गया है। सबसे पहले तो ब्रश करने की बात आती है यहाँ पर। चलिए, तो ब्रश मैं बाद में बताऊंगा, अभी स्नान का बात चल रहा है तो स्नान की बातें पूरी कर लूं। तो ब्रश करना पड़ता है हमें। हम जनरली क्या करते हैं, नहाने के पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद में स्नान करते हैं, लेकिन थोड़ा क्रम उल्टा हो गया है। हम कल करेंगे इसके बारे में बात, ब्रश के बारे में। अभी फिलहाल मैं आपको बात कर रहा हूँ स्नान करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है, क्रम आपने ठीक कर लेना है। तो साथियों, जिन देशों में आयुर्वेदिक वनस्पति नहीं होती है, तो उन देशों में ये केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हर चीज के लिए केमिकल इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे ही स्नान करने के लिए इनके पास कोई दूसरा पर्याय नहीं होता है, तो फिर इन्होंने क्या पर्याय निकाला कि स्नान करने के लिए साबन का इस्तेमाल करें। तो साबन कैसे बनेंगे, केमिकल से बनेंगे। अब ये टोटल फैटी मटेरियल है, यानी कि इसमें ऑयल आएगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें आएगी जो शरीर को ठीक ठाक काम में आए, ऐसी कुछ चीजें इसमें डाली जाती है जिसको टीएफएम बोला जाता है। तो 60% टीएफएम ये डालते हैं जानवरों को धोने के लिए, क्योंकि आपको पता है दूसरे देशों में जानवरों को बहुत ज्यादा पाला जाता है, उनकी निगाह रखी जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो भी बताऊंगा। तो जानवरों को पाला जाता है और जानवरों को उनको नहाने के लिए, धुलाने के लिए फिर उनको कार्बोलिक सोप का इस्तेमाल किया जाता है, जो 60% टीएफएम वाला होता है। जो 60+ है, यानी कि 70 या 69 या 65%, यानी कि जो टॉयलेट सोप होता है, ये जो सोप होता है, ये सोप संडास घर से बाहर आने के बाद हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टॉयलेट से बाहर आने के बाद, इसलिए इसको बोला जाता है टॉयलेट सोप, जिसका टीएपीएम 70 से 74 हो सकता है। अब ये अमीरी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन व्यक्ति कौन से साबन से नहाएगा। जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, क्योंकि टीएफएम जितना बढ़ेगा उतनी साबन की कीमत बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है सबने। हाँ, टीएफएम के ऊपर ही साबन की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि जितना टीएफएम बढ़ेगा उतना उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, जितनी कॉस्टिंग बढ़ेगी उतना उसका रेट बढ़ेगा। तो टॉयलेट सोप, क्योंकि कार्बोलिक सोप से अगर हम नहाएंगे, अपना हाथ धोएंगे, तो वो हाथ की स्किन को तकलीफ करेगा, इसलिए इसमें टीएफएम बढ़ाया जाता है, क्योंकि हाथ जो है वो सेंसिटिव चीज होती है थोड़ी। जानवर के स्किन में और हमारे हाथ में बहुत फर्क होता है, इसलिए उसको कार्बोलिक सोप में 60% टीएफएम डाला जाता है, जबकि हमारे हाथ मुलायम होते हैं, थोड़े नाजुक होते हैं, इसलिए इसमें 70% टीएफएम डाला जाता है, और उससे हम हाथ धोते हैं, थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन स्नान करने के लिए खास करके ग्रेड 1 का, इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे लिख कर आता है, आप सामान देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ग्रेड 1 जो होता है 76% से 80% टीएफएम जिसमें डाला जाएगा, उसी को ग्रेड 1 बोला जा सकता है। खास करके 80% वाला, 80% नहाने के लिए, इसको बाथ सोप, उसके ऊपर लिख कर आएगा बाथ सोप, नहाने के लिए इस्तेमाल करने का सोप। तो टॉयलेट सोप जो है वो संडास घर से बाहर आने के बाद में हाथ धोने के लिए होता है। और हमारी जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है हमारी, ये हमारी बहुत अलग होती है। आप हाथ की स्किन को देखें और चेहरे के स्किन को देखें, दोनों स्किन में बहुत फर्क होता है। और अगर 70% टीएपीएम वाला साबन अगर हम हाथ को लगा रहे, ये थोड़ा रफ है तो इसको चल जाता है, लेकिन 80% वाला जो साबन है
वही हमारे चेहरे के, वही हमारे बदन के स्किन को सही होता है, ये उनका कहना है, मेरा तो बिल्कुल नहीं कहना है, कोई सोप नहीं इस्तेमाल करना है हम लोगों को, लेकिन ये उनका कहना है जिन संशोधकों ने ये साबन बनाया है, जो विदेशी है। तो साथियों, हुआ क्या है, नाटकबाजी क्या चल रही हमारे भारत देश में, थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं। अब ये जो 80% टीएफएम वाला साबन है, ये कितने रुपए का मिलता है आप लोगों को पता है? ये ग्रेड वन का साबन अगर आप ढूंढने जाओगे, वैसे तो हमारे भारत देश में ग्रेड वन के साबन ना के बराबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सस्ती चीजें देखते हैं। तो ग्रेड वन का जो साबन है, ये साबन मिनिमम 300 रुपए से ऊपर स्टार्ट होता है, जिसका टीएफएम 80% से ज्यादा होता है। 300 रुपए, 300 रुपए के ऊपर होता है, जिसका जिसका टीएफएम 80% से ज्यादा, 80 से 85% के बीच में होता है। अब 300 रुपए के साबन से कितने लोग नहाते हैं यहाँ पर? आप में से कितने लोग नहा रहे हैं? तो मैं कहूंगा एक भी नहीं नहा रहा है। आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? आप लाइफ बॉय इस्तेमाल कर रहे हो, आप संतूर इस्तेमाल कर रहे हो, आप लक्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप लिरिल इस्तेमाल कर रहे हो। कभी सोचा है कि किस चीज से नहा रहे हो? जितने भारत देश में साबन बिक रहे हैं, सोप बिक रहे हैं, उसमें से 90% सोप टॉयलेट सोप है, जो संडास घर से बाहर आने के बाद में सिर्फ हाथ धोने के लिए काम में आते हैं। आप एक बार जिससे भी नहा रहे हो, वो लक्स है या लाइफ बॉय, वैसे लाइफ बॉय तो कार्बोलिक सोप है, ये सिर्फ कुत्तों को और गधे को, घोड़ों को धोने के लिए काम में आता है, उसका टीएपीएम 60% है। लेकिन ये कमाल है हमारे भारत देश के विज्ञापनों का कि लाइफ बॉय तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय है जहां, ऐसा बता बताकर गधे घोड़ों को धोने वाले साबन से लोग नहा रहे हैं, जबकि उसके ऊपर क्लियरली लिख कर आया है ये कार्बोलिक सोप है। कार्बोलिक सोप ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें टीएफएम 60% है। आप कभी अगर लाइफ बॉय इस्तेमाल करते हो या आपके अड़ोस पड़ोस में करते हैं, तो जरूर लाइफ बॉय का टीएफएम और उसके ऊपर कार्बोलिक सोप लिख कर आएगा, ये आप पढ़ लीजिए और गूगल जाइए, और कार्बोलिक सोप का मतलब क्या है थोड़ा सा गूगल करिए तो पता चलेगा, जानवरों को धोने का साबन। हमारे देश के लोग कौन से ग्रह से उतरे, मैं अब तक नहीं समझ पाया हूं कि गधे घोड़ों को धोने वाले साबन से स्नान करते हैं और ऊपर से बोलते हैं लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। अब तंदुरुस्ती के लिए गधे घोड़े के साबन इस्तेमाल करके तंदुरुस्ती आने वाली है क्या? तंदुरुस्त रहने के लिए तो खाना खाना चाहिए, अच्छा अच्छा मजबूत कुछ ना कुछ चीज खानी चाहिए। साबन से अगर तंदुरुस्त होते तो क्या भारत देश में कुपोषण होता? सब लोग ना ना कर ही मजबूत होते, खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन विज्ञापन के कारण हम बेवकूफ बन जाते हैं। आता हूं आगे। चलिए, बहुत सारी माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि मेरे सौंदर्य का राज लक्स है। कभी लक्स को अच्छे से पढ़िएगा, उसका जो टीएफएम है वो 70% है, यानी कि ये टॉयलेट सोप है, सिर्फ संडास घर के बाहर हाथ धोने के लिए काम में आने वाली चीज से नहाकर हर हीरोइन बोलती है मेरे सौंदर्य का राज लक्स है। इनको तो गोली मारनी चाहिए, मुझे माफ करना ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, ये लेकिन ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के साथ खेल सकते हैं। तो ये जो साबन है लक्स है, ये जो साबन है जो मार्केट में संतूर फंतूर जो भी मिल रहे हैं, ये सब टॉयलेट सोप है, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा है 70% टीएफएम टॉयलेट सोप, और आप लोग उसको नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आपके त्वचा का सत्यानाश कर रहे हो, और फिर दवा खाने में जा जाकर त्वचा रोग वाले के पास जाते हैं, खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, क्यों नहीं होगी, टॉयलेट सोप से नहाएंगे तो वही होगा। तो साथियों, ये जो कर रहे हो ये बहुत सत्यानाश कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो, बच्चों का भी कर रहे हो। रही बात तीसरी, जो बाथ सोप है, 80% अगर टीएफएम है तो आप उससे नहा सकते हो, वो भी भारत के लिए जरूरी नहीं है, विदेशों के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर टॉयलेट अपना बाथ सोप आपके पास अगर मिल रहा है, ग्रेड वन का साबन अगर मिल रहा है तो आप नहा सकते हो। वैसे साबन से नहाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है, सबसे पहले तो उसमें कॉस्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए, और ये बहुत मतलब ये त्वचा का कैंसर कर सकता है, त्वचा को कई सारी बीमारियों को बढ़ा सकता है। लेकिन 80% वाले में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, इसके कारण से आप उसमें
उससे नहा सकते हो 80%, लेकिन वो साबन आएगा मिनिमम 300 रुपए का 100 ग्राम। और आप कभी भी, मेरे हिसाब से आप में से कोई बंदा इस साबन से नहीं नहा रहा है, कोई बंदा ये साबन अपने घर में खरीद के नहीं ला रहा है। ये ग्रेड 1 के साबन सिर्फ क्लास 1 लोग ही इस्तेमाल करते हैं। क्लास 1 मतलब नौकरी क्लास 1 नहीं, लाइफस्टाइल क्लास 1 वाले लोग जो करोड़पति अरबपति होते हैं। और बाकी सब लोग टॉयलेट सोप से नहाते हैं। पढ़ लीजिए, आपके घर में अगर साबन है तो आपको ये जानकारी जरूर मालूम होगी। चलिए बढ़ता हूं आगे। तो साथियों, गलती से भी स्नान करते समय साबन का इस्तेमाल ना करें। ग्रेड 1 है तो कभी कभार करें, अन्य कोई भी साबन इस्तेमाल ना करें। अगर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इससे स्किन की कई सारी डिजीज होती है, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर पर रोम छिद्र होते हैं। जहां बाल उगे होते हैं वहां पर एक छिद्र होता है, होल होता है, वहां से पसीना बाहर आता है तो बाहर की चीजें भी अंदर सोखी जाती है। आप जब स्नान करते समय अगर वो साबन लगा रहे हो तो उसके अंदर के जो केमिकल है वो केमिकल हमारे शरीर के अंदर सोखे जाते हैं और उससे कई सारी बीमारियां होती है। गलती ना करें। फिर किस चीज से नहाए, किस चीज से नहाए? तो मैं आप लोगों को दो चार चीजें नहाने के लिए कल बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे हिसाब से समय थोड़ा सा कम है। वो चीजें बताने में मुझे आधा घंटा लगेगा, क्योंकि पांच छह चीजें मैं ऐसे बताऊंगा आप लोगों को स्नान करने के लिए। अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो जिंदगी भर कोई स्किन डिजीज नहीं होगी। मैं पिछले कई सालों से, 10 साल से ऊपर हो गए, मैं उन्हीं चीजों से नहा रहा हूं। मैं कभी साबन का इस्तेमाल नहीं करता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे भारत देश में इतनी वनस्पतियां दी है, इतनी चीजें दी है कि हम उनसे अगर नहाएंगे तो बहुत बेहतरीन त्वचा भी रख पाएंगे, हेल्थ भी रख पाएंगे और अपने जीवन को बेहतरीन खुशहाली से भी भर पाएंगे। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। हमारे पास 5-6 मिनट है। मैं आज के सेशन के बारे में किसी को, क्योंकि आज संडे है तो संडे को वैसे तो हम सेशन सवाल जवाब के लेते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा 5-6 मिनट आप लोगों को सवाल जवाब के लिए देना चाहूंगा। आज के सेशन के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो, अन्य चीजों के बारे में कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो। उसके बाद में मैं सेशन को क्लोज करूंगा। क्या किसी के पास कोई सवाल है? कामड़े सर है हमारे, कामड़े सर लेट आए हैं फिर भी उनके पास सवाल है, बहुत बड़ी बात है, बोलिए सर। थैंक यू सर। सर वो ग्रेड 1 का सोप कौन सा है वो पूछना था मुझे। कौन सा मतलब? मैं, देखिए मैं आपको एक ही चीज बताऊं कि आपको क्या करना है, मार्केट में जाकर उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि 80% TFM और आगे लिखेगा ग्रेड 1, वही लेना है। कंपनी वंपनी मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने कभी लाया नहीं, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन ये साइंटिफिकली बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप अगर जाएंगे तो शायद आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ओके सर। गुड हेलो। मॉर्निंग हेलो। सर। हेलो सर। हाँ सर, टी आप। हाँ हाँ। टी एफ एम 70% है वो चलेगा क्या? वो तो टॉयलेट सोप है ना सर, उसके आगे लिखा होगा टॉयलेट सोप। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली ऐसा लिखा है, टॉयलेट हाँ सोप तो तो नहीं वही ना, लिखा है। उसका उसका मतलब वो पूरा पढ़ेंगे तो आपको वहां पर लिख कर दिखेगा कि एक्सटर्नल मतलब बाहरी यूज के लिए, यानी कि हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करना है, बारीक हमारी नाजुक त्वचा पर इस्तेमाल नहीं करना है। टॉयलेट सोप उसके ऊपर लिखा होगा कहीं ना कहीं कोने काने में, टॉयलेट सोप। टी एफ एम 70%, 76% हाँ सर। टॉयलेट सोप। राइट 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 राइट, टॉयलेट सोप ग्रेड 1 ऐसा लिखा है सर। हाँ लेकिन टॉयलेट सोप में ग्रेड 1 है वो। यानी कि टॉयलेट सोप में भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 वो आता है। सिंतॉल, सिंतॉल है मेरे पास, सिंतॉल पे लिखा है टॉयलेट सोप ग्रेड 1 TFM 76%। हाँ तो वो जो है वो 70 वाले से अच्छा है हाथ धोने के लिए, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन है टॉयलेट सोप ही। और ये मेडिमिक्स का है, उसके ऊपर टॉयलेट सोप लिखा नहीं है सर, लेकिन उसका TFM 70% है ओनली। तो लिखा नहीं होगा उसमें। फिर अब को कैसे, अभी क्या करेंगे, वो उनके अपनी मर्जी है, लिखेंगे कभी कभी लिखेंगे कभी कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन टॉयलेट सोप अगर नहीं लिखा है लेकिन TFM अगर 70% है
तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है सर, है ना। 80% जिनका होगा उन्हीं का वही इस्तेमाल कर सकते हैं आप, TFM 80% से ज्यादा। TFM 76 है इसका, आप नहीं, सिंथॉल का तो वो टॉयलेट सोप ही है, बस ग्रेड 1 है वो। ओके ओके ओके, यानी 80% के ऊपर होना चाहिए। जी जी जी, 80% रहेगा तो ही वो बाथ सोप है सर। उसके ऊपर लिख कर आएगा प्योरली बाथ सोप, जैसे यहाँ पर टॉयलेट सोप लिखा है वहां पर बाथ सोप लिख कर आएगा, यानी कि वो नहाने के लिए बनाया गया सोप है। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, वेलकम। सुचिता दीदी कुछ पूछना चाहते हैं? दीदी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सवाल को पूछे। Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग दीदी। तर ते स्किन स्पेशालिस्ट जे साबण देतात मग ते वापरले चालतात का मग? हा, ते मेडिकली म्हणजे सोप असतात दीदी, ते ऍक्च्युअल स्नान म्हणजे आंघोळ करायचे सोप नसतात ते, त्याची किंमत तशीच असते, मग 100, 150, 200, 300 हा. असेच असते. हो हो तर ते तर आहे. ते ते आंघोळीचे साबण नसतात मुळात, ते ऍक्च्युअली स्किनची ट्रीटमेंट करण्याचे साबण असतात. अच्छा, हम्म. ते यूज केले त्याच्यामध्ये चालतात. मेडिसिन यूज केलं जातं त्याच्यामध्ये. ते मेडिसिन जे जे आपल्या स्किनच्या म्हणजे तिथं जे बॅक्टेरिया असतात किंवा त्या ठिकाणी जे जर्म्स असतात किंवा त्या ठिकाणी जे ज्याला मी फंगस म्हणतो त्याला मारण्याचं काम करणारे ड्रग त्याच्यामध्ये वापरलेले असतात, असे ते सोप असतात दीदी. आणि तो नीमयुक्त साबण असं. त्याला तुम्ही रेग्युलर वापरू नाही शकत, रेग्युलर नाही वापरू शकत तुम्ही त्याला. फक्त तुम्हाला स्किन डिजीज असेल तेव्हाच तुम्ही त्याला वापरू शकतात. येस, ते नीमयुक्त साबण असतात ते दाखवतात घरी कसे तयार करतात वगैरे, तर ते ते कसे चालतात वापरलेले? त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला एक मटेरियल दिलं जातं. ते मटेरियल निंबू. म्हणजे केमिकल असतं दीदी. फक्त त्यात निंबाचा पाला कुटून त्याचा रस काढा आणि तो टाका सांगतात. पण साबण हम्म. बनवण्याकरता जे मटेरियल लागतं ते मटेरियल केमिकलच येतं ना. हो हो. त्याचा निंबोळ्या वगैरे या निंबाची पानं निंबोळ्या वगैरे घ्या सगळं सांगतात ते. हो हो हो, ते सांगतात जरूर, परंतु त्याला जे साबण बनवण्याची वडी बनवण्यासाठी जे लागतं ते केमिकलच लागतं त्याला. हो, थोडंफार टाकावंच लागतं त्याच्यात. हो 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 हो. ओके सर, ओके, थँक्यू. चलिए, थैंक यू। मंगला उगड़े दीदी है, शायद मंगला दीदी कुछ पूछना चाहते हैं। दीदी आप अपना सवाल पूछिए। हॅलो सर, जी माझा दीदी। प्रश्न आहे, रोज सकाळी सकाळी खूप साऱ्या शिंका येते आणि सर्दी होते, दुपारी बसून जाते सर. असं का होतं सर? खूप साऱ्या शिंका येते, खूप साऱ्या शिंका, आणि नंतर मग सर्दी होते आणि नंतर 12 नंतर बसून जाते. ॲलर्जी, हॅलो. ही ॲलर्जी आहे दीदी. हे जे तुम्ही हा जो त्रास सांगता आहे हे ऍक्च्युअल सर्दी नसते, ही एलर्जी आहे तुम्हाला. म्हणजे सकाळी सकाळी जे मॉइश्चर वातावरणामध्ये असतं ना त्याची तुम्हाला एलर्जी आहे. तुमच्याकडे ते आपला ड्रॉप आहे का नाकात टाकायचा? हो सर, तो ड्रॉप आहे. मी माझ्या भावासाठी घेतला होता. त्याला तो घोरण्याचा त्रास होता ना, त्याच्यासाठी घेतला होते. 2-3 घेतले. बरं, मग झालं का त्यांचं घोरणं बंद? हो सर, म्हणजे तो खूपच जास्त घोरते, पण आता कमी होऊन राहिलं थोडं थोडं. म्हणजे खूप जास्त बरं, घोरते. तुम्ही एलर्जीसाठी सगळ्यात पहिलं तुम्ही काय करा, चैतन्य वज्र घ्या. कारण ज्याच्या बॉडीमध्ये ऍसिडचं प्रमाण वाढतं त्याला ॲलर्जीचा त्रास होतो. तर चैतन्य वज्र घ्या आणि रात्री झोपताना तो ड्रॉप जो आहे 2-2 थेंब टाका तुम्ही नाकामध्ये. अच्छा अच्छा. हा, त्याच्याने ही एलर्जी लवकरच नष्ट होऊन जाईल. पण चैतन्य वज्र, कारण बॉडीची इंटेन्सिटी, बॉडीची जी क्षमता आहे ती वाढवावी लागेल, त्यासाठी चैतन्य वज्र आवर्जून घ्या दीदी. ओके. ठीक आहे. सर, शिंका येत असेल तर चालेल का मग वज्र आणि चैतन्य पावडर आणि ते हो ड्रॉप घेतलं तरी हो होईल का? हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके ओके, चालेल, चला, थँक्यू। ओके, चलिए, तो आशा है आज का ये जो सेशन रहा, ये सेशन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही मूल्यवान रहा होगा। और जो बातें हमारी हुई है वो बातें सभी भाई बहन साथी बड़े दिल से सुन चुके होंगे और इसका आचरण जरूर करेंगे। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। और अगला जो हमारा सेशन है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि करोड़पति भारत वाली जो योजना है हमारी, उसके बारे में बड़े ही दिलचस्प अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप मीटिंग जरूर अटेंड करें, क्योंकि घर बैठे मोबाइल पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके करोड़पति बनने का इससे आसान रास्ता कुछ नहीं होने वाला है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।